नजर आ रहा है कि कहीं वो सुपर 4 की सबसे कमजोर टीम या फिसड्डी टीम का टैग उस पर ना लग जाए, क्योंकि जिस तरीके से अफगानिस्तान ने श्रीलंका को हराया, जिस तरह से अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को जो है कड़ा संघर्ष दिया, यानी ये कहिए कि वो आखिरी 2 गेंदें जो हैं उसने नक्शा बदल दिया, नहीं तो कुछ लेने के देने पड़ सकते थे पाकिस्तान को। तो अब ऐसी स्थिति में क्या होगा इस मैच का रिजल्ट? क्या भारत सबसे निचले पायदान से बच पाएगा, बची खुची प्रतिष्ठा को बचा पाएगा? क्या ड्रेस रिहर्सल जिसे माना जा रहा है वर्ल्ड कप की, उसमें भारतीय खिलाड़ी कितने उस कसौटी पर खरे उतरेंगे, कितने चेंजेस होंगे? इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ 2 विशिष्ट मेहमान ही कहूंगा मैं, क्योंकि हमारे साथ राजीव मिश्रा जी जो कि सीधा दुबई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव जी स्वागत है। और मैं आपसे सबसे पहले जानना चाहूंगा, दूसरे गेस्ट का परिचय कराने से पहले, कैसा माहौल है और किस तरह का आपने एंजॉय किया वहां दुबई में? देखिए मनोज जी, क्योंकि भारत अब फाइनल मैच के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाएगा और ना के बराबर क्या मतलब उम्मीद ही खत्म हो गई है, तो भारत के जो तमाम फैंस हैं, जो दर्शक हैं, वो इसलिए स्टेडियम पहुंच रहे हैं ताकि वो भारत का आखिरी मैच देख लें। यही एकमात्र इंटरेस्ट बचा हुआ है। बाकी श्रीलंका और पाकिस्तान फाइनल मैच के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रही है। अब से कुछ ही देर पहले मैं आईसीसी अकेडमी गया था मनोज जी, और श्रीलंका वहां पर प्रैक्टिस कर रही थी और बड़ा जबरदस्त माहौल था श्रीलंकन टीम को लेकर, खासतौर से यहाँ पे, क्योंकि काफी बड़ी संख्या में श्रीलंकाई फैंस भी है यहाँ पर, वो अपनी टीम का प्रैक्टिस देखने पहुंचे थे। बहरहाल अगर मैच की बात करें तो मैं स्टेडियम के बाहर हूँ इस समय, क्योंकि नेटवर्क का थोड़ा इशू रहता है। मैं स्टेडियम के बहुत ज्यादा पास नहीं गया क्योंकि जैमर होता है और वहां पे फिर मैं आपसे बात नहीं कर पाता। लेकिन ओवरऑल अगर आप बात करें तो भारतीय फैंस में निराशा है इस बात को लेकर कि क्वालिफाई नहीं कर पाए। जब भी मैं यहाँ पे तमाम लोगों से मिल रहा था, बातचीत कर रहा था, दुबई एयरपोर्ट से लेके अभी मैं दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम के बाहर खड़ा हूँ, चीज एक ही बात को लेकर चर्चा है कि सही कॉम्बिनेशन हमने क्यों नहीं खिलाया, सही तरीके से जो प्लेइंग 11 है वो क्यों चुनी गई, और ये ऐसे तमाम सवाल है जिसके जवाब मुझे लग रहा है एशिया कप का जब भारतीय टीम लौटेगी तब हो जाएगा। अच्छी बात है दीपक चहर को मैंने देखा टीम के साथ, वो भी जुड़ गए। अब आज इनको खिलाया जाता है या नहीं, ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। और साथ ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं सबा करीम जी। सबा करीम जी स्वागत है आपका। और सबा करीम जी जो कि पूर्व चयनकर्ता, पूर्व क्रिकेटर रह चुके हैं भारतीय क्रिकेट टीम के, और बीसीसीआई के साथ भी जुड़े रहे हैं क्रिकेट समीक्षक के तौर पर, बहुत ही इनकी पैनी दृष्टि रहती है। सबा जी, जैसा अभी बताया इन्होंने, राजीव जी ने दुबई से हमें जो सूचना दी है कि माहौल थोड़ा सा ठंडा है इस बात को लेकर कि भारतीय टीम का फाइनल में पहुंचने का सपना पूरा नहीं हो सका, और भारत ने जिस तरह का जैसा प्रदर्शन किया है। अब आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि आखिरकार क्या संजीवनी हो सकती है जिससे भारतीय अवाम में एक फिर से स्फूर्ति का संचार हो जाए? क्या करना होगा भारतीय टीम को? देखिए, इस समय 2-3 चीजें हैं जो बहुत ज्यादा आवश्यक होंगी भारतीय टीम के लिए। सबसे पहले अब समय आ चुका है भारत को ये डिसाइड करने का कि वो नंबर 1 किस कॉम्बिनेशन के साथ आगे आने वाले मैचेस में खेलेंगे, चाहे ये आज का मुकाबला अफगानिस्तान से है या फिर होम सीरीज जो होने वाली है ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के साथ। दूसरी बात यह है कि कौन कौन सा आप कैसे खिलाड़ी हैं जो चोटिल खिलाड़ियों के लिए सही रिप्लेसमेंट साबित हो सकते हैं आपकी टीम के लिए, और उससे ऊपर जिन जिन टीम को आप खिला रहे हैं उनको आपने किस तरह की स्थिरता प्रदान की है। उदाहरण के तौर पर ऋषभ पंत, दिनेश कार्तिक के बीच में चर्चा हो रही है, आप किसको खिलाएंगे? ऋषभ पंत को खेलना है कि दिनेश कार्तिक को खेलना है? तो इन सब बातों पर भारतीय टीम को ध्यान देना होगा, विशेष करके रोहित शर्मा, राहुल द्रविड़ को, ताकि आप एक प्रकार की सुदृढ़ टीम को बनाएं, फिर उसको आप मैच दर मैच आप मौका देते रहें, ताकि सभी खिलाड़ियों को मालूम हो जाए कि वो अब विश्व कप के में खेलने का हिस्सा हो चुके हैं, और उस प्रकार से वो तैयारी अपनी शुरू करेंगे। राजीव जी, अभी एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, बहुत बड़ी खबर आ रही है, मैं चाह रहा हूँ कि आपसे बात करा दूं। हाँ, पहले आप खबर बता दें जी। खबर यह आ रही है कि केएल राहुल आज कप्तानी करेंगे। ये अपने आप में बहुत चौंकाने वाली खबर है कि क्या इसका मतलब है रोहित शर्मा जो है वो रेस्ट दिया गया है उनको, या कोई इंजरी है? इस बारे में कोई अपडेट है आपके पास? देखिए, रेस्ट ही दिया गया है, और थोड़ा मुझे लग रहा है साइकोलॉजिकली जितना परेशान थे, आपको याद होगा श्रीलंका के खिलाफ जब मैच हारी भारतीय टीम, वो कहीं ना कहीं जहन में, और अच्छी बात अगर वो रेस्ट दे रहे हैं तो किसी यंगस्टर को मौका मिल जाएगा। अब देखिए, मैच में रिजल्ट कुछ भी है, उससे फाइनल में तो नहीं पहुंच सकते हैं। हमारे साथ कुछ यहाँ पर हमारे जो फैंस है मैच देखने जा रहे हैं, गाड़ी लगा रहे थे तो मैंने उनको रोक लिया। इतनी निराशा है आप लोगों को। आप कैसे देख रहे हैं?
आप इसको देखना चाहेंगे? ऋषभ तो खेल नहीं रहे आज के मैच में, गेंदबाजी नहीं आज के मैच में नहीं खेल। जीता। देखिए आप लोगों को लगा क्या क्यों हारे मैच, क्या रीजन आप देख रहे हैं मैच क्यों हार गए वहां पे? दो बैक टू बैक बॉलिंग अच्छी नहीं हुई, टीम खिलाई नहीं जी। एक हमारे साथ छोटे से क्रिकेटर है, इनसे भी बात कर लेते हैं। गर्व आपको क्या लग रहा है? दो मैचेस सारे थोड़ा निराश है, नहीं था स्टेडियम के अंदर होते हैं हम। आगे आ जाइए, थोड़ा आगे आ जाइए जी जी। तो आप सुन रहे हैं मनोज जी, ये जो तमाम जो फैंस है जा रहे हैं मैच देखने जा रहे हैं, उनका दिल है कि हिंदुस्तान क्योंकि आखिरी मैच खेल रहा है अपना फाइनल के लिए क्वालिफाई। दो मैचेस जो हार के हैट्रिक बचाना है मनोज जी, तो ये हार के हैट्रिक को बचाने का भी इससे टारगेट है। अभी और हार नहीं सकते मनोज जी, ये कहना है जी। चलिए, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। टॉस जो है, टॉस को लेकर हमेशा पहली बार आया है और इस एशिया कप के इस मुकाबले में, जिसे आप डेड रबर कहें या कुछ भी कहें, लेकिन टॉस जीता अफगानिस्तान ने और पहले गेंदबाजी करने का फैसला। त्वरित रिएक्शन क्या कहेंगे आप सबा करीम जी? कितनी बड़ी चुनौती हो गई है भारत की ये मुकाबले को बचाना? देखिए, चुनौती तो है, पर भारतीय टीम ने जिस प्रकार से पिछले दो मैचेस में बल्लेबाजी पहले करके जो रन्स बनाए थे वो काफी सराहनीय है, क्योंकि जिस प्रकार भारत को बल्लेबाजी बहुत ज्यादा कठिन था, उसके बावजूद भारत ने पाकिस्तान के विरुद्ध 182 रन बनाए और फिर श्रीलंका के विरुद्ध 171-172 रन बनाए। और अगर आप दूसरी टीमों के ऊपर नजर डालेंगे तो जिन टीमों ने पहले बल्लेबाजी की है उन्होंने इतने सारे रन भी नहीं बनाए हैं, तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ा पॉजिटिव है और इसके लिए भारत ने तैयारी की है जिसका फायदा हमें देखने को मिल रहा है। तो हाँ, मैं मानता हूं कि चुनौती है, पर इस समय हमारे अंदर उस तरह के प्लेयर्स हैं जो पहले बल्लेबाजी करने के बाद भी 170-180 बना सकते हैं दुबई के विकेट पे जहां पर मैच होने वाला है। सबसे बड़ी चुनौती होगी कि भारतीय बल्लेबाज अफगानिस्तान के 3 स्पिनर्स को किस तरह से खेलते हैं, मुजीबुर रहमान, मोहम्मद नबी और राशिद खान। और कल के मैच में मनोज जी आपने देखा होगा कि दो फारूकी और फरीद, इन दोनों ने शानदार गेंदबाजी की है। तो इन सब बॉलर्स को हमें ध्यानपूर्वक खेलना होगा, तभी हम एक बड़ा स्कोर खड़ा कर सकते हैं। बहुत जरूरी है कि पहले पावर प्ले में हम ज्यादा विकेट ना गंवाएं। राजीव जी, इस बारे में क्या अपडेट है कि दीपक चाहर जो हैं उनको टीम में तो शामिल किया गया है, लेकिन क्या एशियन क्रिकेट काउंसिल से उन्हें अनुमति मिल गई है? क्या वो खेलने की स्थिति में होंगे? हालांकि कुछ ही देर में टीम का ऐलान होने वाला है। देखिए जो रूल्स है वो बिल्कुल क्लियर है कि अगर आप इंजर्ड है और पूरे टूर्नामेंट के लिए अगर आप अवेलेबल नहीं है तो फिर आपको रिप्लेसमेंट मिलेगा। अब क्योंकि आवेश खान के बारे में हमें पता था, मेरा जो सवाल है मनोज जी उल्टा है। मेरा सवाल ये है कि जब पाकिस्तान के खिलाफ अवेलेबल नहीं थे आवेश खान, तो उस समय क्यों नहीं हमने रिप्लेसमेंट मांगा? उसके बाद आप श्रीलंका के खिलाफ भी सिर्फ 5 गेंदबाजों के साथ खेले और हम मैच हार गए, वहां पर मांगा गया। और अब अफगानिस्तान के खिलाफ जब मैच है तब आप रिप्लेसमेंट ले रहे, जिससे कोई मुझे लगा फायदा होने वाला नहीं है। अब आप कितना भी टीम सही करने की कोशिश कर ले, उसका फायदा क्या है? जो चीज आप पहले कर सकते थे, एक मौका तब दिया गया जब रविंद्र जडेजा इंजर्ड हुए, आपने अक्षर पटेल ले लिया। मेरा ये मानना था कि तब आप दीपक चहर को लेते तो शायद हम इस टूर्नामेंट में बने होते और हम फाइनल की तैयारी कर रहे होते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गलतियां बहुत बेशुमार हुई है इस एशिया कप में, सिलेक्शन में भी और उसके बाद प्लेइंग 11 खिलाने में, जिसका खामियाजा हम भुगत रहे हैं कि अफगानिस्तान से मैच तो है लेकिन इंटरेस्ट नहीं है। अब इंटरेस्ट इस बात को लेकर है कि अफगानिस्तान कहीं ना आपको हरा दे, हार के हैट्रिक ना हो जाए कहीं, ये बचाना बहुत जरूरी है। रोहित शर्मा भी नहीं खेल रहा है इस मैच में, ये भी एक बड़ा सेटबैक है कि पिछले मैच में उन्होंने बहुत जबरदस्त और 2000 पारी खेली थी। लिख दो। चलिए, एक अपडेट और हम आपको बता दें कि इस मुकाबले में ऋषभ पंत, रोहित शर्मा नहीं खेल रहे हैं, हार्दिक पांड्या भी नहीं खेल रहे हैं और चहल भी नहीं खेल रहे हैं, यानी कोई लेग स्पिनर टीम में नहीं है। ये अपने आप में चौंकाने वाली बात है। रिप्लेसमेंट के बारे में हम आपको अभी बताएंगे। सबा जी, देखिए जो 11 मेरे सामने आ रही है उसमें केएल राहुल, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत हैं, दीपक हुडा फिर से मौका मिल रहा है, दिनेश कार्तिक खेल रहे हैं, अक्षर पटेल को खिलाया गया है, उनका पहला मैच होगा एशिया कप में, और आर अश्विन है। उसके साथ साथ 3 पेस बॉलर्स के साथ भारतीय टीम मैदान में उतरी है, दीपक चाहर, भुवनेश्वर कुमार और अर्शदीप सिंह। यही भारत के 11 है। देखिए ये अंतिम मुकाबला है, यहाँ पर जिन जिन खिलाड़ियों को लगता है कि उनको थोड़ा बहुत ब्रेक मिलना चाहिए, जैसे हार्दिक पांड्या को के लिए बहुत जरूरी है कि उनको सही समय पर ब्रेक दिया जाए ताकि आने वाले विश्व कप में वो हर एक मैच खेल पाए, क्योंकि विश्व कप की अहमियत ज्यादा होती है।
इसी प्रकार से यहाँ पर रोहित शर्मा को भी मौका दिया जा रहा है, उनको रेस्ट दिया जा रहा है। तो ये एक अच्छा अवसर होगा यहाँ पर दीपक हुडा के लिए या फिर अक्षर पटेल के लिए कि वो किस तरह की गेंदबाजी करते हैं। क्योंकि आने वाले समय में अगर रविंद्र जडेजा फिट नहीं होते हैं विश्व कप के लिए तो अक्षर पटेल को उनकी जगह लेनी होगी। तो ये आज देखना होगा कि अक्षर पटेल इस प्रकार के मुकाबले में यहाँ इतने हाई प्रेशर मैच में, एशिया कप के मैच में वो किस तरह का प्रदर्शन करते हैं। यहाँ पर राजीव जी मैं आपसे जानना चाहूंगा कि एकदम नई पिच है और यहाँ पर कोई मुकाबला हुआ नहीं है एशिया कप का, किस तरह से देख रहे हैं यहाँ पर पिच का मिजाज कैसा है? क्योंकि एक तरफ की बाउंड्री बड़ी है, एक तरफ की बाउंड्री थोड़ी छोटी है, तो यहाँ पर कितने रन आप देख रहे हैं? पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम कितने रन बनाएगी? देखिए मनोज जी, पहले अगर हम पिच की बात करें, देखिए पिच नई जरूर है, लेकिन जो आप स्क्वायर की बात करें यानी कि जो 6-7 पिचेस बनती है, सॉइल तो आपकी एक जैसी होती है, तो कोई बहुत ज्यादा मुझे लग रहा है कि पिच में बदलाव तो देखने को नहीं मिलेगा। इनिशियली बॉल थोड़ा रुक के आ रहा है, हम सब ने भी देखा है, और उसके बाद जब आप मिडिल ओवर्स में आते हैं तो स्पिनर्स को भी यहाँ पे थोड़ी मदद मिल रही है, और ड्यू फैक्टर एक बड़ा रीजन बन जाता है। दुबई में शाम के वक्त यहाँ ड्यू पड़ता है, और ये एक बड़ा रीजन है जिसकी वजह से अफगानिस्तान ने गेंदबाजी करने का फैसला किया है। पहली बार ऐसा है क्योंकि अफगानिस्तान के साथ आमतौर पर मनोज जी आपने भी देखा है कि उनकी जो स्पिनर्स है वो अपने स्पिनर्स पे भरोसा करते हैं, और अक्सर वो टॉस जीतकर बल्लेबाजी करना पसंद करते हैं ताकि वो अपने स्पिनर्स विकेट नंबर मैच जीत सके। अब जो कुछ हुआ शारजा में आपने भी देखा कि किस तरह से क्लोज एनकाउंटर वो हार गए पाकिस्तान के खिलाफ, स्पिनर्स ने उनके तेज गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी की। एक बड़ा टेस्ट होगा। देखिए ये जिस पिच के बारे में बहुत ज्यादा पता ना हो, और जहां पर क्योंकि भारत सारे मैच खेला है, उनको पता है कि उस स्क्वायर में क्या कुछ है पिच में और उसका पेच कैसे सही किया जाए। तो भारतीय टीम में बदलाव तो कुछ हुए जरूर है, बट मुझे लग रहा है भारत को ज्यादा थोड़ा एडवांटेज है क्योंकि दुबई में ज्यादा वो मैचेस खेले हैं इनिशियली। और जहां तक अगर आप रन बनाने की बात करें मनोज जी, तो मुझे लग रहा है 180+ आपको बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि टेम्पलेट अब बदल चुका है। आप 160 170 पे मैचेस नहीं जीत पा रहे, तो आपको 190 या 180+ आपको बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि आपकी बॉलिंग थोड़ी वीक है, और ये बात आपको अपनी जगह रखनी पड़ेगी। 180 190 बनाना ही होगा, तभी बात बनेगी। यहाँ पर अफगानिस्तान के खिलाफ हमारी अब ये सोच विकसित होती जा रही है, और ये बात समझी भी जा सकती है उसके पुराने प्रदर्शनों को देखते हुए। वही सबा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबा जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो शुरुआती ओवर्स होते हैं वो भारतीय बल्लेबाजों के लिए, टॉप ऑर्डर के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण होते हैं, खासकर अगर कोई बाएं हाथ का तेज गेंदबाज सामने हो तो। यहां तो दो बाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं। देखिए, इसलिए मैंने कहा कि चुनौती बहुत ज्यादा है, क्योंकि अफगानिस्तान की जो बॉलिंग अटैक है काफी मजबूत है। 2 लेफ्ट आर्म सीमर्स हैं उनके पास, उसके साथ साथ 3 टॉप क्वालिटी स्पिनर्स हैं। और सबसे बड़ी बात अफगानिस्तान टीम के साथ यह है कि इनमें इस 11 में कई ऐसे प्लेयर्स हैं जो ओवरसीज T20 लीग्स में रेगुलरली खेलते रहते हैं, तो उनको T20 मैचेस खेलने का बहुत ज्यादा अनुभव है। और जब भी वो जाते हैं बाहर खेलने के लिए, वो एक प्रोफेशनल के रूप में खेलते हैं, और एक प्रोफेशनल के रूप में बाहर की लीग्स में खेलना, वहां पर अच्छा प्रदर्शन करना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। तो इन चुनौतियों का सामना अफगानिस्तान के क्रिकेटर्स कर चुके हैं। इसी वजह से मुझे लगता है कि भारत को बहुत ही मन लगाकर ध्यान से सही तैयारियों के साथ मैदान उतरना होगा। देखिए राजीव जी ने ये जो टी-शर्ट उन्होंने पहन रखी है, राजीव जी ने आज उस टी-शर्ट पे एक शब्द लिखा हुआ है अंग्रेजी में मनोज जी, उसका वो शब्द है केओस। मतलब है कि भारतीय टीम की हालत कुछ इसी प्रकार की हुई है एशिया कप में। अब ये भारतीय खिलाड़ियों के ऊपर निर्भर करता है कि इस केओस से कैसे वो निकालेंगे और अपने नाव को कब वो सही रास्ते पे लेकर चलेंगे, क्योंकि ये बहुत जरूरी है आने वाले समय में, क्योंकि विश्व कप हमारे सर पे है। राजीव जी, मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा कि जब पिच का मिजाज थोड़ा धीमा होता है, स्लो होता है, क्योंकि यहां पर कोई मुकाबला हुआ नहीं है, इसके बारे में कुछ भी कहना ठीक नहीं है कि विकेट का मिजाज कब कब बदलेगा, लेकिन जिस तरीके से रोहित शर्मा ने पिछले मुकाबले में बैट स्विंग को लाने में उन्होंने देरी की, स्वीप शॉट लगाए, और एक माकूल जवाब होता है कम से कम जब आप स्लो विकेट होती है वहां पर आप स्वीप शॉट खेलें, लूज रिस्ट का उन्होंने इस्तेमाल किया, एक्स्ट्रा कवर की और शॉट्स लगाने में उनको काफी मदद भी मिली। आप किस तरह से देखते हैं अगर पिच का मिजाज कहीं आगे खेल के बढ़ने के साथ साथ थोड़ा धीमा पड़ा, तो उस वक्त खासकर भारतीय बल्लेबाजों को किस तरह से अपनी रणनीति में बदलाव करना होगा? रन चेस तो अफगानिस्तान करेगी मनोज जी। आपको आपके साथ इनिशियली फायदा ये है कि आप एक फ्रेश पिच पे बैटिंग करेंगे पहले। तो अगर आप बैटिंग कर रहे हैं, पहले 6 ओवर बड़े इंपॉर्टेंट है। 36 गेंदें अगर आप अच्छे तरीके से खेलते हैं ना, कि नया ओपनिंग स्टैंड हमें देखने को मिलेगा ऋषभ पंत और
यहाँ पर के राहुल पारी की शुरुआत करेंगे, लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन भी होगा और अफगानिस्तान पे प्रेशर डालने की पुरजोर कोशिश भी होगी। और पहले इनिशियली 6 ओवर में मनोज जी एक चीज तो पता चली जाएगी कि ये पिच आगे चलकर किस तरह से बिहेव करेगी, क्योंकि अफगानिस्तान अपने तेज गेंदबाजों को तो कराएगा ही, मुझे इस बात की भी पूरी यहाँ पर एक तरह से कहा जाए निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूँ मुजीब यहाँ पर गेंदबाजी करते नजर आएंगे पहले 6 ओवर में। और मुजीब के खिलाफ बहुत सी सस्पेक्ट बैट्समैन रहे हैं कि हम स्पिनर्स को उतना अच्छा खेलते नहीं है, तो मुझे लग रहा है ये एक ऐसा दांव है जिससे थोड़ा बचना पड़ेगा भारतीय बल्लेबाजों को, क्योंकि मुजीब सर्कल में बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हैं और पिछले मैच में हमने देखा है कि उनके 4 ओवर अफगानिस्तान के लिए बहुत डिसाइसिव रहता है। चलिए सभा जी, आपसे मैं यही सवाल जानना चाहता हूं कि क्या रणनीति बीच में बदलेगी भारत की, क्योंकि ठीक है भारत पहले बल्लेबाजी कर रहा है और जिस तरह से गेंदबाजी है उनकी, 2 तेज गेंदबाज बाएं हाथ के और 3 स्पिनर हैं उनके पास, राशिद खान जिनका 6 से भी नीचे का इकोनॉमी है, उनको खेलने के लिए आमतौर पर हमने आईपीएल में भी देखा कि टीमें जो हैं कोशिश यही होती है उनकी कि वो 4 ओवर किसी तरीके से उनके निकाल लें और कोई ज्यादा प्रहार नहीं करते, कोई अतिरिक्त जोखिम उनके खिलाफ नहीं लगाते करते। आप किस तरह से देखते हैं राशिद खान के सामने खासकर भारतीय बल्लेबाजी को? देखिए मनोज जी, ये निर्भर करता है सरफेस के ऊपर कि विकेट की जो सतह है वो किस तरह से बिहेव कर रही है। अगर विकेट माकूल रहेगा बल्लेबाजी करने के लिए तो मुझे विश्वास है कि भारतीय टीम फिर से वही आक्रामक बल्लेबाजी हमें देखने को मिलेगी और ये आवश्यक है आजकल के जमाने में, तो इसका ध्यान देना होगा पावर प्ले में भी। मैं समझ सकता हूं कि विकेट को भांपने के लिए आप 1 या 2 ओवर ले सकते हैं, पर उसके बाद आपको वही आक्रामक रवैया अपनाना होगा जो कि भारत ने किया है। विशेषकर जब बल्लेबाजी कर रहे हैं सबसे बड़ी चुनौती यही होती है कि विकेट जैसा भी हो यहाँ पर पार स्कोर क्या होना चाहिए जिसको आप डिफेंड कर पाए, तो इन सब चीजों का आपको ध्यान देना होगा। मध्य ओवर्स बहुत ज्यादा आवश्यक होते हैं कि पावर प्ले के बाद आप किस तरह से जो नेक्स्ट ब्लॉक ऑफ ओवर्स होते हैं, चाहे 4 ओवर के हो गए या 5 ओवर के हो गए, वहां पर आप किस प्रकार से रन बना रहे हैं, उसके बाद 16वें ओवर तक या 17वें ओवर तक आपकी रणनीति क्या है, आपकी स्ट्रैटेजी से वहां पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, आपका स्ट्राइक रेट क्या होना चाहिए, उसके बाद आपको ठीक प्रकार से फिनिश करना होगा अपने पारी को, जो कि पिछले मैच में भारत कर नहीं पाया था। आपको याद होगा कि पिछले मुकाबला जो हुआ था श्रीलंका के विरुद्ध, वहां पर अंतिम के 4 ओवर में या 5 ओवर में भारत ने सिर्फ 38 रन बनाए थे और 4 विकेट गंवाए थे। तो ये सब चीजों के आपको ध्यान देना होगा और इन गलतियों को प्रयास यही करना होगा कि आप नहीं दोहराएं, तभी मुझे लगता है कि आपको फायदा मिलेगा। देखिए, प्रयास तो ये होना चाहिए कि गलती तो हर क्रिकेटर करता है, हर इंसान करता है, पर अगर गलतियों के बीच का जो दायरा है वो अगर बढ़ता जाए तो फिर तभी आप एक शानदार टीम बनने में आपको मदद मिलेगी और आप एक मैच विनिंग साइड बन पाएंगे। तो इसी के बारे में भारतीय खिलाड़ियों को भी और टीम को भी सोचना होगा। नवीन की जगह अजमतुल्ला, सबा जी किस तरह से देखते हैं आप तेज गेंदबाज, ये बदलाव है अफगानिस्तान की टीम में? देखिए, नवीनुल हक को ज्यादा इस्तेमाल किया नहीं है मोहम्मद नबी ने, इसी वजह से ये परिवर्तन देखने को मिल रहा है। पर मैंने अभी पूरी टीम लिस्ट देखी नहीं है, पर सबसे बड़ी बात यह है कि 3 स्पिनर्स अभी भी अफगानिस्तान टीम में हैं, 2 सीमर्स जो हैं लेफ्ट आर्म सीमर्स हैं, वो इस समय टीम में है। तो मुझे लगता है कि बहुत ही मजबूत टीम है ये अफगानिस्तान को। सबसे बड़ी बात है इस टीम में कि ये इनकी जो तीव्रता है मैदान में, इनकी जो ऊर्जा है मैदान में, वो अद्भुत है और ये देखकर बहुत ज्यादा खुशी होती है, क्योंकि ये हर एक खिलाड़ी की अलग किस्म की स्टोरी है मनोज जी, और यहाँ से निकलकर उभर कर अब इस प्लेटफॉर्म पर खेलना और बड़ी बड़ी टीमों को चुनौती देना, ये बहुत बड़ी बात होती है अफगानिस्तान के लिए। राजीव जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जिस तरह से पाकिस्तान का मुकाबला चल रहा था अफगानिस्तान से, नसीम शाह छक्के लगा रहे थे एक आखिरी प्लेयर, और वहां दर्शकों में एक अलग ही तरह का मैच चल रहा था, बहुत कुछ उदंडता देखी गई। कभी भारत और पाकिस्तान के मुकाबले में हम कहा करते थे कि बहुत हाई वोल्टेज मुकाबले होते हैं, लेकिन अब तो मुझे लगता है कि अब सबको बताना पड़ेगा कि भारत पाकिस्तान मुकाबले से आप सीखिए कि किस तरह से सभ्यता से पेश आया जाता है, क्योंकि वहां शारजाह में जो पुलिस है वो भी मूक दर्शक बनी रही। और किस तरह से आप देखते हैं, कैसा माहौल है वहां का, दुबई का, और क्या आपको लगता है कि अफगानिस्तान के दर्शकों पर लगाम लगाने के लिए कोई सुरक्षा व्यवस्था में कोई अतिरिक्त किसी की व्यवस्था की गई हो, ऐसा कुछ देखने में आ रहा है? देखिए, यहाँ पर थोड़ी सी कड़ाई तो जरूर है सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी, और बहुत चाक चौबंद दुबई में हमने हमेशा देखा है कि जो व्यवस्था होती है बेहतर हमेशा शारजाह से, क्योंकि शारजाह में भी मैंने मैचेस कवर किए मनोज जी, और
दुबई की हम बात करें तो दुबई और शारजाह में जमीन आसमान का फर्क है। यहाँ पर अगर आप मैदान के अंदर कूदते हैं तो किसी भी तरह का तोड़फोड़ करते हैं और अगर आप बाहर से हैं तो आपको इमीडिएट डिपोर्ट कर दिया जाता है। ये वहां पे साफ लिखा हुआ है दुबई स्टेडियम में। तो ये एक बड़ी जानकारी मैं आपको दे दूं कि जो कुछ शारजाह में किया अफगानिस्तान के फैंस ने वो यहाँ बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ बड़ी तादाद में पुलिस है एक तो, और यहाँ के नियम कानून बहुत सख्त है। यहाँ सीधे आपको डिपोर्ट कर देते हैं, कोई एक और बल्कि यहाँ पे गुंजाइश नहीं होती। और रही बात शारजाह में जो कुछ हमने देखा वो बहुत ही भयावह होता है, क्योंकि इतनी इस तरह की उम्मीद कम से कम हम सब नहीं करते हैं कि फैंस अगर मैच हार गए तो आप एक दूसरे को मारना शुरू कर दे, आप स्टेडियम की कुर्सियां तोड़ दे। ये कहीं से भी तर्क संगत नहीं है। एक अच्छा क्रिकेट मैच हमने देखा, एक क्लोज इनकाउंटर था। यहाँ पे तो तारीफ करनी चाहिए बल्कि अफगानिस्तान को, अपने जो फैंस है अपनी टीम की, कि इस तरह का उन्होंने फाइट किया कि पाकिस्तान जैसी बड़ी टीम को अंतिम ओवर में जाके मैच जीतना नसीब हुआ। तो यहाँ पर क्रेडिट अफगानिस्तान टीम को ज्यादा है कि उन्होंने इस तरह से प्रदर्शन किया है इस पूरे एशिया कप में। मेरे लिए वो नंबर 1 टीम थी। पता नहीं वो क्वालिफाई नहीं कर पाए, वो अलग बात है, बट जिस अप्रोच के साथ वो क्रिकेट खेले, जिस माइंडसेट के साथ उन्होंने बड़ी बड़ी टीमों के खिलाफ प्रदर्शन किया, वो बहुत काबिल तारीफ था। बट फैंस निश्चित रूप से आपने बहुत अच्छी बात की है कि फैंस को ये समझना पड़ेगा कि क्रिकेट एक जेंटलमैन गेम है और उसको खेलने वाले ना सिर्फ जेंटलमैन रहे बल्कि देखने वाले भी जेंटलमैन होने चाहिए। राजीव जी, आप दुबई गए और दुबई में आपने क्या क्या घूमा? कहीं या क्रिकेट प्लेयर्स के साथ ही आप उलझे रहे, उनके साथ ही आप स्टोरीज निकालने में लगे रहे, या आपने कुछ वहां की चीजों का भी लुत्फ उठाया? वो कुछ हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं कि आखिरकार वहां दुबई का माहौल कैसा है, कई बार यहाँ पे आ चुका हूँ। जी जी, मैं कह रहा हूँ मनोज जी, मैं कई बार आ चुका हूँ दुबई घूमने के लिए। तो सब एक जैसी चीजें अच्छा लगता है, बड़ी पॉजिटिव वाइब्स आती है यहाँ पे। मैं कुछ आपको दिखाना भी चाहूंगा कि अभी मैं जहाँ पे हूँ उसके आसपास के अगर आप बिल्डिंग देखें, कितना यहाँ पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है स्टेडियम के ठीक पास। और ये स्टेडियम दरअसल बहुत आउटस्कर्ट्स में है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अभी काफी बड़ी संख्या पे यहाँ पे अगर आप देखें तो काम चल रहा है। बट एक बात तो तय है कि अब से कुछ ही समय के बाद, यानी कि नेक्स्ट जब दुबई ट्रिप करेंगे तो शायद यहाँ पे कंक्रीट का जंगल सा आपको नजर आने लगेगा, क्योंकि स्टेडियम थोड़ा सा नीचे है और यहाँ बिल्डिंग अगल बगल इतनी बनती जा रही है, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा यहाँ पर जो दर्शकों को आने की थोड़ी सी मुझे लग रहा है आने वाले टाइम में थोड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। रही बात घूमने की, बहुत अच्छी अच्छी जगह है मनोज जी। मैं तो चाहूंगा कि नेक्स्ट टाइम कवरेज का मौका मिले तो मैं आपको भी ले आऊं साथ में, ताकि एक साथ आप दुबई घूम सकें। चलिए, ये हमारा सौभाग्य होगा और हम तो ये चाहेंगे, और हमारे सारे जितने हमारे क्रिकेट जो रेगुलर देखते हैं इंडिया न्यूज़ स्पोर्ट्स पर, वो आपको बड़ी उम्मीदों के साथ देख रहे हैं कि कम से कम आज का मुकाबला भारत जीतकर अपनी बची खुची प्रतिष्ठा को बचाए और फिर नए सिरे से, कहते हैं हर रात के बाद सुबह होती है, और वो सुबह जो है T20 वर्ल्ड कप में और उससे पहले जो 2 सीरीज होनी है वहां भी देखने को मिले। आप हमारे साथ जुड़े सबा जी, और दुबई से हमारे साथ जुड़े राजीव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी हमारी खास पेशकश। अगर हम आपको हमारी ये पेशकश पसंद आई हो तो इसे हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।